हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास। जैसा कि आपको पता है हम लोग हमारा सेकंड पेपर का यूनिट 2 एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। केंद्र सरकार में जो कार्यपालिका, जैसा कि हमने बताया था कि सरकार के 3 भाग होते हैं, 3 अंग होते हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव पार्ट कार्यपालिका जिसको हम बोलते हैं उसका हम बात कर रहे थे। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। हमने प्रेसिडेंट्स के बारे में पढ़ा। आज हमारा जो चैप्टर है कार्यपालिका के मुख्य और दूसरे आधार स्तंभ जिसको हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के बारे में। तो आपको पता होगा हमारे संविधान में राष्ट्रपति के कार्य करने के संबंध में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति जो कि संवैधानिक मुखिया होगा और अपने सारे कार्य एक मंत्रिपरिषद के सलाह और परामर्श से करेगा। इस तरह से राष्ट्रपति अपने कार्यों के निर्वहन के लिए मंत्रिपरिषद पर डिपेंड करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर डिपेंड होता है और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड है वह प्राइम मिनिस्टर होता है। हमारे यहाँ पर संविधान में ही प्रधानमंत्री के स्थिति, शक्तियों और कर्तव्यों के संबंध में पूर्ण रूप से मान्यता प्रदान की गई है। जैसे अगर ब्रिटिश सरकार को देखें तो वहाँ पे प्रधानमंत्री का जो पद है वो परंपराओं पर आधारित है, उसमें संविधान में उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद, कार्यों और शक्तियों का स्पष्ट तौर पर वर्णन संविधान में कर दिया गया है। अब देखिए आर्टिकल 74(1) में ये स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और दूसरा 75(1) आर्टिकल कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी और वो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो इस तरह से संविधान में प्रधानमंत्री के पद के बारे में स्पष्ट किया गया है। हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया आर्टिकल 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति का अधिकार है। लेकिन क्या वास्तव में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री देश का निर्वाचित नेता होता है और सरकार या देश की जो जनता वोट करती है वह स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए ही करती है, क्योंकि जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है उसी पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है। ये देश की जनता जानती है। तो स्पष्ट तौर पर जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उस पार्टी के लोग जो लोकसभा में जीत के आए हैं वह पार्टी के बहुमत वाले जो नेता अपना नेता चुनते हैं और वह नेता स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो आपको पता है कि बीजेपी पार्टी लोकसभा में बहुमत के साथ आई और बहुमत वाले दल ने, बीजेपी ने पहले से ही अपना प्रधानमंत्री चुन लिया, तो वहाँ पर राष्ट्रपति की शक्ति बहुत ही सीमित हो जाती है। यानी जो बहुमत दल का नेता चुनेगा, जिसको मेजॉरिटी चुनेगी, उसको राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करना ही पड़ेगा, अपॉइंट करना ही पड़ेगा। तो इसमें जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो बहुत ही न्यून है। हाँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती है कि जहाँ पे किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हो और सभी दल मिलीजुली सरकार बनाने का या अलग अलग जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने का प्रयास करें, तो वहाँ पर जरूर राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार, अपने समझ के अनुसार किसी को प्रधानमंत्री पद पर एक बार ही नियुक्त कर सकता है। लेकिन सामान्य रूप से हमेशा ही प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है और वो स्पष्ट तौर पर राष्ट्रपति के सामने एक विकल्प रहता है कि प्रधानमंत्री किसको चुनना है। राष्ट्रपति केवल उस पे एक उसके नाम पे मोहर लगाने का कार्य करता है। तो नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन वास्तव में ही बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। दूसरी चीज जिसकी हम बात करते हैं
प्रधानमंत्री की नियुक्ति के साथ ही उसकी पदच्युति यानी अपने पद पर कब तक रह सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि वैसे तो प्रधानमंत्री का पद लोकसभा पर आधारित होता है। हमारे यहाँ पर लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है और जब तक लोकसभा एग्जिस्ट करती है तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रहता है। संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की मर्जी तक ही प्रधानमंत्री अपने पद पर रह सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति उसको पद से हटा सकता है। लेकिन ये जो पद से हटा सकता है ये इतना आसान नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री देश का चुना हुआ नेता होता है, मेजॉरिटी वाली पार्टी का लीडर होता है, इसलिए उसको बिना किसी कारण से हटाना राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है। जब तक लोकसभा एग्जिस्ट करेगी तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि वह कितनी बार प्रधानमंत्री बने। जब तक उसकी पार्टी जीतती है और पार्टी में अगर वो जब तक चेहरा रहता है उतनी बार वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री का जो पद है वह हमारे संविधान में बहुत ही पावरफुल माना गया है। अगर हम पावर्स और फंक्शंस की बात करें, प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों की बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, और इस नाते सरकार के सारे कार्यों पर उसका पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है। आप ये समझ लीजिए, एक तरह से इन चीज़ों को अगर आप कहीं भी समझना चाहे तो आपने अभी पिछले चैप्टर में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा, तो आप केवल इतना समझ लीजिए कि जो शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, जितनी शक्तियों का वर्णन राष्ट्रपति के नाम पर किया गया है, वास्तव में उन सभी कार्यों और शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति का केवल नाम दिया गया है। राष्ट्रपति के नाम पर वो शक्तियां वास्तविक तौर पर नियंत्रण प्रधानमंत्री के हाथ में। इतना समझ लीजिए तो आपको प्रधानमंत्री पद की जो पावर है वो समझ में आ जाएगी। फिर भी हम यहाँ पे एट ए ग्लांस देखेंगे कि प्रधानमंत्री के पास कौन कौन से कार्य और कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। सबसे पहली जो शक्ति है वह है मंत्रिपरिषद की रचना, जीवन तथा मरण का केंद्र स्थल, सेंटर टू द फॉर्मेशन, लाइफ एंड डेथ ऑफ कैबिनेट। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की रचना करता है, उसको चलाता है और उसको समाप्त भी करता है। यानी मंत्रिपरिषद का पूरा वजूद जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट कह सकते हैं हम, क्योंकि आपको पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो कैबिनेट पार्ट होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मंत्रिपरिषद, तो वो पूरा वजूद प्रधानमंत्री पर निर्भर रहता है। पहली चीज़ आपको पता है कि गठन कैसे करता है या रचना कैसे करता है, तो राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से हो गई। इट मीन्स ये है कि प्रधानमंत्री ही सारे के सारे मंत्रियों की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति उनके नाम पर मोहर लगाता है, पहली चीज़। दूसरा, जीवन। मंत्रिपरिषद की संरचना को चलाता कैसे है? मंत्री बनाने के बाद जितने भी उनको विभागों का आवंटन करना है, कौन सा मिनिस्टर कौन से डिपार्टमेंट को संभालेगा, पोर्टफोलियोज क्या होंगे, ये निर्णय भी प्रधानमंत्री के हाथ में रहता है। ठीक है। और उसके बाद उसका अंत, यानी मंत्री जो भी मिनिस्टर है अपने पद पर केवल प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप या उसके एक तरह से विश्वास बने रहने तक ही रह सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री को लगता है तो वह किसी भी मंत्री को अपने पद से हटा सकता है। सबसे पहले तो वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उस संबंधित मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है, नहीं देता है तो वह राष्ट्रपति से कहकर उसको पदच्युत करवा सकता है। अगर फिर भी अगर कोई मिनिस्टर अड़ जाए कि मैं तो इस्तीफा अपने पद से नहीं दूंगा, तो प्रधानमंत्री, एक होता है लोकसभा का सामूहिक उत्तरदायित्व, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं अपना त्यागपत्र दे देता है। और प्रधानमंत्री का त्यागपत्र यानी पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। और जब पूरा प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है और पुनः अपने मंत्रिपरिषद का नए सिरे से गठन कर लेता है, उसमें संबंधित मंत्री को बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए कभी भी कोई भी मिनिस्टर कभी प्रधानमंत्री के निर्णय के विरुद्ध नहीं जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की रचना, उसको चलाने का और उसको समाप्त करने का एकमात्र सुपर पावर प्रधानमंत्री माना गया है। दूसरा, दल का नेता होता है, लीडर ऑफ द पार्टी। मैंने आपको बताया कि कोई भी दल जो कि बहुमत प्राप्त करता है, जो सरकार बनाता है, वह उस दल का नेता प्रधानमंत्री होता है।
और इस नाते लोकसभा में उस दल का वो नेतृत्व करता है। दल का प्रतीक जिसको हम कहते हैं माना जाता है, प्रधानमंत्री के नाम के साथ ही उसके दल का नाम और उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है, उसका भविष्य जुड़ा रहता है। जब तक प्रधानमंत्री पावर में है तब तक उस दल का अस्तित्व भी पावर में बना रहता है। उसके बाद लोकसभा का नेता, बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत जिसका होता है लोकसभा में, सरकार उसी की बनती है। तो इस नाते अपने दल का नेता होने के नाते प्रधानमंत्री लोकसभा का भी नेता होता है और लोकसभा में एक तरह से शक्ति का आधार है। सरकारी नीतियाँ, क्योंकि आपको पता है कि संसद में ही संपूर्ण सरकारी कार्य का विधायी कार्यकाज होते हैं और उन विधायी कार्यकाज में प्रधानमंत्री की मर्जी सर्वोपरि होती है। सारी की सारी गतिविधियां जो है लोकसभा की वह नियंत्रित करता है। वार्षिक बजट से लेके जितने भी बिल्स या विधेयक जो पेश होते हैं वह प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के आधार पर ही होते हैं। सरकार की नीतियां क्या रहेगी इसका अंतिम निर्णय और अंतिम घोषणा भी प्रधानमंत्री करता है। यानी किसी भी निर्णय पर अगर रुख स्पष्ट करना हो तो प्रधानमंत्री का जो भाषण है, प्रधानमंत्री का जो संबोधन है वो अंतिम माना जाता है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। साथ ही साथ वह लोकसभा को डिसॉल्व करने का परामर्श भी दे सकता है। यानी राष्ट्रपति को ये अधिकार है, आपने पढ़ा होगा कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ये डिसॉल्यूशन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की परामर्श से ही करता है। अगर प्रधानमंत्री कहता है तो लोकसभा को भंग भी कर सकता है। तो इस तरह से लोकसभा के संदर्भ में प्रधानमंत्री को बहुत सी शक्तियां प्राप्त होती है। फिर राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच की एक कड़ी, अ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट। अब आपको मैं बताऊं कि मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं उनका डायरेक्ट प्रेसिडेंट से कोई कांटेक्ट नहीं होता है, यानी वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट से मिल भी नहीं सकते। उन दोनों के बीच की कोई कड़ी प्रधानमंत्री बनता है। जब भी राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से संबंधित किसी निर्णय की जानकारी देनी हो तो वह निर्णय प्रधानमंत्री के थ्रू जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को भी अगर मंत्रिपरिषद के पास कोई सुझाव या परामर्श देना हो तो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है वह भी प्राइम मिनिस्टर के थ्रू मिनिस्टर्स के पास ऐसे मैसेजेस भेजता है। अगर कोई मिनिस्टर अगर राष्ट्रपति से मिलना चाहे तो वह सीधे नहीं मिलता है, बल्कि वह प्रधानमंत्री के माध्यम से ही राष्ट्रपति से मिल सकता है। तो इस तरह से मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली जो पावर्स है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन इन द इंटरनेशनल फील्ड। राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में देश का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। यानी देश की विदेश नीति पे संपूर्ण नियंत्रण प्रधानमंत्री का रहता है। किस देश के साथ किस तरह से संबंध रखने हैं, किस देश के साथ क्या समझौते करने हैं, ये सारे के सारे फॉरेन पॉलिसीज का जो करता धरता है वो राष्ट्रपति होता, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कभी कभी दूसरे देशों में अपने स्पेशल जो डेलीगेट्स प्रतिनिधिमंडल भी भेजता है। तो फॉरेन पॉलिसी में प्रधानमंत्री का संपूर्ण कंट्रोल रहता है। उसके बाद नियुक्ति का अधिकार, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अलावा देश के ऐसे बहुत ही सर्वोच्च पद होते हैं जिन पर नियुक्तियों का सारा अधिकार राष्ट्रपति को होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ फिर वही कि राष्ट्रपति के नाम पर वो नियुक्तियाँ होती है, उनकी वास्तविक सिफारिश जो है देश के सभी सर्वोच्च पदों पर एक तरह से जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं वह प्रधानमंत्री के थ्रू ही किए जाते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को एक लिस्ट भेज देता है कि किसको क्या बनाना है और उस लिस्ट पर राष्ट्रपति को एग्री होना ही पड़ता है। एक तरह से ये परंपरा है कि राष्ट्रपति उन्हीं नामों को अपॉइंट करेगा तो प्रधानमंत्री होता है। तो नियुक्ति का वास्तविक अधिकार जो है अपॉइंटमेंट्स का वो प्रधानमंत्री के पास होता है। फिर आपातकालीन अधिकार, इमरजेंसी पावर। आपको पता है राष्ट्रपति आपातकाल में इमरजेंसी जब लागू होती है तो सारी की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है। उन सारी शक्तियों का प्रयोग, इमरजेंसी पावर्स जो होते हैं राष्ट्रपति के, उन सारी शक्तियों का प्रयोग वास्तव में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ही करता है।
किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ये सलाह अभी वास्तव में प्रधानमंत्री के और मंत्रिपरिषद के द्वारा ही राष्ट्रपति को दी जाती है। तथा बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह अगर होता है तो उस समय भी वास्तव में डिसीजन मेकर जो होता है, निर्णय लेने वाला और निर्णायक जो व्यक्ति होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, हालांकि वैसे तो स्टेट के मुख्यमंत्री अपने अलग चुनाव और उससे चुने जाते हैं, फिर भी देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक दूसरे के साथ बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। जब तक कांग्रेस शुरुआत में जब देश में कांग्रेस का वर्चस्व था, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए करते थे, तो लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस का ही शासन लगभग सभी राज्यों में होता था। उस समय तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच में अच्छे संबंध होते ही थे, किंतु बीच में कुछ ऐसा एरा है जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग सरकारें हुई तो वहाँ पर कुछ मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के बीच में संबंध थोड़े खराब हुए। लेकिन फाइनली आज भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जो होता है उसको राष्ट्रपति की सहानुभूति की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी स्टेट को ज़्यादातर जो एड्स और जो सहायता मिलती है वह केंद्र सरकार द्वारा मिलती है। और केंद्र सरकार का मुखिया, एक तरह से कहा जाए निर्णायक मुखिया, वो प्रधानमंत्री ही होता है। तो मुख्यमंत्री जो होता है, स्टेट का मुखिया होता है, वह प्रधानमंत्री की सहानुभूति के पर्यंत ही अपने स्टेट का विकास कर पाता है। इसलिए मुख्यमंत्री के साथ उसके जो संबंध है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरह से हम अगर देखें तो प्रधानमंत्री की जो वास्तविक स्थिति है वो बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पे एक बार मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो प्रेसिडेंट है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट होता है एग्जीक्यूटिव का, लेकिन प्रेसिडेंट के सारे पावर्स एक्चुअली पीएम जो प्रधानमंत्री होता है वही यूज़ करता है, और वह सरकार का एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है। आप यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में देखेंगे तो बहुत सारे कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स को आप देखें तो आपको प्रधानमंत्री की पावरफुल पोजीशन है जो पता चल जाएगी। ग्लैडस्टोन ने प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल रूपी भवन की आधारशिला कहा है, यानी वो कहता है कि मंत्रिमंडल जो है उसका जो नींव है, आधार है, बेस है, वो पीएम होता है। इसके अलावा जेनिंग्स ने तो पूरे संविधान की आधारशिला ही प्रधानमंत्री को कहा है। रेमजे म्योर ने कहा है कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का चालक यंत्र है और प्रधानमंत्री इस यंत्र का चालक है। यानी मंत्रिमंडल अगर हमारे देश को चलाने वाला जहाज है, ठीक है, हमारा, आप ऐसे मान लीजिए कि ये है हमारा देश एक जहाज है, वह किस दिशा में जाएगा वह तय करता है स्टीयरिंग। तो उस जहाज का स्टीयरिंग जो है वह मंत्रिपरिषद है या मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है। तो उस स्टीयरिंग को ड्राइव करने वाला, चलाने वाला, यानी उसका ड्राइवर या चालक जो है वह कौन है? प्रधानमंत्री है। यानी फाइनली जो देश का मुखिया है, देश को आगे ले जाने वाला है, वह प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा विलियम हार्टकोर्ट ने प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा, यानी तारों के बीच में चंद्रमा की स्थिति जो होती है वही सारे मंत्रियों के बीच में प्रधानमंत्री की है। इसको सौर मंडल का सूर्य भी कहा जाता है, सौर मंडल के बारे में आपको पता होगा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री की स्थिति को लेकर हमारे संविधान में बहुत ही प्रभावशाली बनाई गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार कहा था संविधान सभा में कि यदि हमारे संविधान में किसी अधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से करनी है तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं है। और अपनी इस स्थिति को, पावरफुल स्थिति को, बहुत से प्रधानमंत्रियों ने अपने निर्णय और अपने नेतृत्व क्षमता से साबित भी किया है। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ले लीजिए, आप प्रधानमंत्री राजीव गांधी को ले लीजिए, वर्तमान में आपके जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, उनको ले लीजिए। तो पावरफुल जो स्थिति है उसको सही नेतृत्व शक्ति के साथ निभाने वाले प्रधानमंत्री भी हमारे यहाँ पर बने हैं। तो इस तरह से पावरफुल होता है। इंग्लिश में एज इट इज़ मैंने आपको समझाया हुआ है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के साथ।
पावर्स हैं, टर्म्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं और उसकी एक्चुअल जो पोजीशन है कितना पावरफुल है वो इस प्रधानमंत्री के साथ ही बताया गया है। साथ में ही कुछ शॉर्ट नोट्स हैं अगर आपको जो इंग्लिश मीडियम वालों के स्टूडेंट्स के लिए कि किस तरह से टिप्स में जो है एट ए ग्लांस प्राइम मिनिस्टर को अगर एक्सप्लेन करना हो तो उनके लिए शॉर्ट नोट्स मैंने डाले हुए हैं, ये एक बार आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।